नमस्कार। और जैसा कि कल आपने देखा जो अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो मैच हुआ उसके अंदर जो रिज़ल्ट निकला उसके बारे में लोगों पे बहुत सारे लोग पूरे देश के अंदर लोगों पे दिल टूट गया बहुत बुरी तरह से। लोगों को बहुत बुरा लगा इसके अंदर कि इंडिया हार कैसे गया। तो इंडिया ने बहुत कोशिश करी तो पूरे टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने 10 के करीब जीत हासिल की और सेमीफाइनल तक तो लगातार जीतते रहे। वो सारे मैच जीते उन्होंने, सारी टीम से जीते। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच था पहले वो भी इंडिया ने जीता था और कन्विंसिंगली जीता था काफ़ी। अब अचानक पूरे टूर्नामेंट के अंदर और हाईएस्ट विकेट टेकर भी इंडिया का एक प्लेयर था शामिल और हाईएस्ट स्कोरर रन स्कोरर भी कोहली नंबर पे था। अब इस पूरे एपिसोड के अंदर अचानक से जब फाइनल हुआ तो ऐसा क्या हो गया कि इंडिया हार गया उस मैच को। और करोड़ों लोग हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर जितने इंडियंस हैं वो जो इंडिया को लाइक करते हैं लोग, उनमें तो आप गिनती नहीं कर सकते कितने लोग हो सकते हैं। 200 करोड़ के करीब लोग हो सकते हैं। इतने लोगों का दिल टूट गया कि इंडिया नहीं जीत पाई। तभी पाकिस्तान में भी इंडिया के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो चाहते थे इंडिया को जीतते देखना। मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखता हूँ कि इतने सारे लोग हैं जो चाहते थे कि इंडिया किसी भी कीमत पे जीते। इंडिया वो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान की टीम को गाली बकते थे लेकिन इंडिया की बहुत तारीफ करते थे। इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते थे वो लोग, लेकिन हुआ ये कि उल्टा रिवर्स हो गया और इंडिया हार गया। अब हुआ क्या, ऐसा ऐसा क्या हो गया कि इतने लगातार मैच जीती हुई टीम जो 10 मैच जीत गई और अचानक हार गई, ऐसा क्या हो गया उसमें। तो अगर हकीकत में देखा जाए तो ये टीम इंडिया की हार नहीं है, नॉट एट ऑल। इसको आप मैं जानता हूँ तमाम लोग रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या उनकी मिसेज हो अनुष्का वगैरह, तमाम लोग आंसू निकल रहे थे लोगों के। और मोहम्मद सिराज वो भी रो रहा था बेचारा। तमाम लोग रो रहे थे। आखिर इतने दिल है, इतना इतना ज़्यादा लोगों का दिल जुड़ा हुआ है भारत के साथ, इंडिया के साथ, तो अचानक ऐसा क्या हो गया। इतनी कोशिश करी उन्होंने फिर भी बेचारे हार गए। और लेकिन इसमें कोई निराश होने की बात नहीं थी कि हम हार गए, लेकिन उसके पीछे रीजन्स है। इंडिया हारा जरूर है लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं है। अभी आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के ये बात, लेकिन ये हकीकत है कि अभी तक आपने देखा पूरे टूर्नामेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया का कोई पूरा का पूरा जो जितने भी मैचेस खेले उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन नहीं रहा, जबकि इंडिया का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन रहा लगातार कंसिस्टेंटली। तो खाली एक मैच के हारने से आप अगर ये विनर डिसाइड करते हैं तो बड़ा अजीब सी बात है, क्योंकि वहाँ तमाम जो रीजन्स हो सकते हैं। पिच का गलत बिहेव करना, वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग ये बातें बोल रहे हैं कि आखिर अचानक इंडिया हार कैसे गए जब लगातार मैचों में नंबर 1 प्रदर्शन है उनका सबका, फिर कैसे हार गए इंडिया। तो इसके पीछे बहुत सारे लोग तो ये भी बात बोल रहे हैं कि एम्पायर जो है एक, वो जो एक एम्पायर है वो लगातार जिन भी मैचेस में इंडिया हारा है लगातार पिछले उसमें काफ़ी बार उसके अंदर वो पर्टिकुलर एम्पायर होता था। तो ये बिल्कुल रिडिकुलस बात है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसको लोग कह सकते हैं कि वो हमारे लिए लकी नहीं है, लेकिन एक ही एम्पायर थोड़ी होता है, उसमें 2 एम्पायर होते हैं ना। तो फिर थर्ड एम्पायर भी होता है। तो ये जो ऊपर जो बैठा होता है एम्पायर वो भी होता है। तो तमाम होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एम्पायरिंग इतना, और उसमें कोई गलत डिसीजन की वजह से नहीं हुआ कि कोई लगातार गलत डिसीजन दे के आउट कर रहा था इंटेंशनली तो इंडिया हार गया, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्यों हुआ। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे आ गए थे और उनको मोदी जी को वो पनौती बोलते हैं बहुत सारे लोग, उनके चाहने वाले, सॉरी उनके जो क्रिटिक्स हैं जो उनको कहते हैं कि वो पनौती हैं बहुत। जो चंद्रयान जब इससे पहले जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट हुआ है उससे पहले जब चंद्रयान जब लॉन्च होना था तो ये वहाँ पहुँच गए थे इसरो के ऑफिस के अंदर, और उसमें भी यही हाल हुआ था। वो क्रैश कर गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था चंद्रयान चंद्रमा के ऊपर, और क्रैश कर गया था। और वो बेचारे साइंटिस्ट भी ऐसे ही रो रहे थे जैसे आज रोहित और विराट कोहली वगैरह ये सब रो रहे हैं। सबको रुला देता है, मतलब सॉरी मैं नहीं कहना चाहता कि वो पनौती है, मैं नहीं कह रहा ये बात। लेकिन हाँ, कि ऐसे बहुत सारे लोग देश के अंदर ये बोलते हैं कि वो पनौती है। पनौती नंबर 1 इंडिया का नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं, और वो उनको जाने से पहले भी टोका था कि मत जाना, लेकिन हुआ ये कि वो चले गए वहाँ पे। और उसके बाद में अगर आप एक वीडियो जो अगर उसकी क्लिप अगर हो सका तो मैं दिखाऊंगा आपको, उसके अंदर दर्शन किया था। वो बल्लेबाज,
वो कप्तान जिसने इस पूरी प्रतियोगिता में हर एक भावना को छुपा के रखा था, टीम का मार्गदर्शन किया था। वो बल्लेबाज, वो कप्तान जिसने इस पूरी प्रतियोगिता में हर एक भावना को छुपा के रखा था, टीम का मार्गदर्शन किया। खिलाड़ी तो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, जब एग्जिट कर रहे थे स्टेडियम से तो खिलाड़ी तो रोते हुए जा रहे थे और कोई बस के अंदर रो रहा था, कोई आंसू टपक रहे थे किसी के कान पे, जाते समय मुंह नीचे था रोहित शर्मा वगैरह का। और मोदी जी हाथ हिला हिला के चुनावी स्टाइल के अंदर हाथ हिला रहे थे पूरी जनता को, क्योंकि लाखों लोग एक साथ अगर आ जाते लाखों लोग एक साथ अगर आ जाते हैं किसी जगह पे, तो वो पूरा का पूरा जो उनका जो वोट बैंक की राजनीति कह सकते हैं उसको, कि वोट बैंक वगैरह कि उनको फ़ायदा हो सकता है उससे। तो ये लेकिन बहुत रिडिकुलस है और अजीब सा लगता है कि ये बात देखना कि एक जहाँ पूरी टीम हार गई वहाँ पे ये लोग राजनीति करने में लगे रहते हैं हर जगह। बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, डिटेस्टेबल है, बहुत डिटेस्टेबल, गंदी। मेरे को तो चिढ़ आती है, उल्टी आती है ऐसे नेताओं को देख के भी। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा, मुझे तो बहुत घिन आती है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये बहुत, भारत में रहना तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा है, हमारा देश है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा, लेकिन इसके नेता अच्छे नहीं हैं, सचमुच अच्छे नहीं हैं। किस तरह के हैं और क्यों कैसे बिहेव करते हैं वो लोग, आई डोंट वांट टू कमेंट फर्दर ऑन दिस इशू बिकॉज अभी मैं राजनीति में नहीं, मैं क्रिकेट के ऊपर बात करना चाहता हूँ अब जिसमें। और दूसरा क्या बोला गया कि भी क्यों हार गए, तो कई आपने देखा हो कि मैच से पहले बहुत सारे जो प्रिडिक्शंस थे, एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिष वगैरह ने प्रेडिक्शन दिए थे, बहुत सारे प्रेडिक्शन दिए थे कि भैया इस बार तो इंडिया जरूर जीतेगा, इंडिया जरूर जीतेगा। सारे के सारे ग्रहों का एक संयोग ऐसा बन रहा है कि इंडिया जरूर जीतेगा इस मैच को, लेकिन हुआ उल्टा। इसे मतलब ज्योतिष जो जितने भी उन्होंने आंकड़े निकाले थे वो दैट इज़ नॉट 100% रिलायबल। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष गलत है, मैं नहीं कह रहा, आई नो वेरी वेल कि ज्योतिष ब्लफ नहीं है, आई नो इट, लेकिन ज्योतिष एक्यूरेट है, साइंस है ज्योतिष। लेकिन जिन लोगों को आती नहीं है वो फिर भविष्यवाणी करते हैं बिगड़ सोचे समझे, तो फिर क्या कह सकते हो। लेकिन अब मेन मुद्दा चलो ज्योतिष पे भी नहीं लाते, अब कम बैक टू द क्रिकेट हो गई। उसके अलावा क्या क्या कहा गया है इसके बारे में कि भाई क्यों हो गया, क्यों हार गया ऐसा एकदम से। अब बात आई रह दे के आखिरी के अंदर पिच के ऊपर बात आती है, तो ये आखिर इंडिया हारा कैसे। अब आपने देखा होगा कि शुरू के अंदर वो पिच जो थी, वो जब इंडिया खेल रहा था, इंडिया ने टॉस लूज करा, ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी करना पसंद किया, इंडिया को बैटिंग कराया पहले। इंडिया ने जब बैटिंग करना शुरू किया तो उसमें आखिर ऐसा क्या था जनरली, जबकि ज़्यादातर फाइनल के अंदर अभी तक जो आंकड़े देखे गए ना, तो वहाँ पे ये देखा गया कि जो टीम पहले बैटिंग करती थी वो फेवरेबल कंडीशन लगती थी कि बैटिंग कंडीशन हो सकती है वहाँ फेवरेबल। लेकिन ज़्यादातर मैचेज में दूसरे नंबर पे जो खेलने वाली टीम है ना, जो चेस करती है, वो जीत रही थी। तो उसको देखते हुए या क्या रीज़न था, या पिच की कंडीशन को देख के, या उन्होंने तमाम कैलकुलेशन लगाई होगी ऑस्ट्रेलिया के। जबकि आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, मीडियोकर रहा है, मीडियोकर। यस, मैं बोल रहा हूँ मीडियोकर है। पूरे के पूरे टूर्नामेंट में उनके कोई भी टॉप बॉलर्स कभी भी नहीं चले, कभी नहीं चले, इस मैच में भी नहीं चले। वो कोई तीर नहीं मार दिया उन्होंने, एक साथ के साथ कोलैप्स नहीं करा टीम को। हाँ, ये शुभम गिल आउट हुआ, फिर रोहित शर्मा आउट हुआ। रोहित शर्मा के बाद में वो जो श्रेयस अय्यर जिस हिसाब से आउट हुआ ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ था। बाकी तो चल जाता है, शुभम गिल जनरली एक विकेट तो गिरी जाती है शुरू के अंदर ही। उसके बाद में रोहित शर्मा बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था, बहुत ज़बरदस्त खेल रहा। अब लोग बात करेंगे कि भैया 10 रन आ चुके थे ऑलरेडी उस ओवर के अंदर, उसके बाद में मारने की क्या ज़रूरत थी, और घुमा के मार रहे हैं। हो सकता है उनके दिमाग में ये होगा कि यार ढूंढ दो अभी इसको, इनकी लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दो इन बॉलर की, उसके बाद में हमारे बैट्समैन जो पीछे हैं ना, वो आराम से मिडिल ऑर्डर में भी उसको अच्छा करेंगे, और फिर फाइनल के अंदर लास्ट में आखिरी के अंदर उसको रन एवरेज बढ़ा के हम 350 तक, 350 400 तक रन बन जाए, 350 भी बन जाए, 300 क्रॉस भी हो जाते ना, तो भी बहुत ज़बरदस्त होता है और जीतने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इंडिया के। अब इसके बाद में पिच के ऊपर बात आती है कि पिच जो बिहेव कर रही थी शुरू के अंदर, वो बॉलर को मदद कर रही थी और इंडिया स्ट्रगल कर रहा था। अब सबने सोचा होगा यार ऐसा क्या हो गया कि हम ना तो बॉलिंग में चले ना बैटिंग में चले। हम शुरू में बैटिंग कर रहे थे, बैटिंग में भी फ्लॉप हो गया, फिर जैसे ही हमारा बॉलिंग का टाइम आया बॉलिंग भी पिट गई हमारी। ऐसा क्या हुआ? वो बेसिकली जो पिच है ना, वो शुरू के अंदर तो बैटिंग पिच मतलब बॉलर को हेल्प कर रही थी थोड़ी थोड़ी, कि थोड़ा स्विंग कर रही थी या उछाल ले रही थी हल्की हल्की उसमें, तो वो थोड़ा बहुत उन्होंने बाउंसर मार के 1-2 आउट। जैसे देखा होगा ना आपने, विराट कोहली कैसे आउट हुआ। विराट कोहली ऐसे क्रॉस खेलने के चक्कर में वो शायद स्लिप के ऊपर से या स्क्वायर के अंदर खेलना चाहते थे कवर वगैरह में, उधर से वो बैट का एज लग के नीचे स्टंप पे लग गई।
हिट विकेट, हिट विकेट क्या कहता हूँ कि वो जो उससे टकरा के बॉल और अंदर लग गई, बॉल आउट हो गई बेसिकली। तो वो बहुत अजीब सा था, लेकिन बेचारे वो देखते रह गए। मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा खेलना चाहते थे, उनके दिल में बहुत ज़्यादा इच्छाएँ थी कि वो भारत को जिताते, देश को जिताते, इतना कोशिश कर रहे थे। उनका लगातार आपने देखा कि ही वाज द टॉप स्कोरर, 765 रन के साथ में जो बंदा टॉप स्कोर कर रहा है, हर मैच में मार रहा था। 3 शतक, 6 अर्धशतक बनाए उन्होंने। और फिर बेचारा आउट हो गया, तो उसको लगा था कि अभी ये क्या हो गया यार। वो तो बस समझ ही नहीं पाया, वहीं खड़ा रहा बेचारा एकदम से विकेट के पास ही। उसका चेहरा देख सकते हो कितना उदास था। अब इतना कोशिश कर रहे थे, उसके बाद में फिर श्रेयस अय्यर का जो आउट होना ना, वो गड़बड़ हो गया। श्रेयस अय्यर का जो तीसरे नंबर पे जो आउट हुआ ना, एकदम से, अगर श्रेयस अय्यर ने हमने देखा होगा कि 2 शतक मार चुके थे पहले, और इतना अच्छा खेल रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में थे वो। और इतना जो स्ट्रेट सिक्स और जो फ्लैट सिक्सेस मार रहे थे वो लोगों को स्ट्रेट, क्या बैटिंग कर रहा था श्रेयस अय्यर। वो अचानक ही आउट हो गया बेचारा, वो भी नहीं समझ पाया कहाँ बॉल गई। हाँ, क्योंकि अनइवन सा थोड़ा सा बाउंस ले रही थी बॉल उस समय। और जैसे जैसे इनिंग ख़त्म हुई, हमारी इनिंग ख़त्म हुई, उनकी इनिंग शुरू हुई, तब भी इंडिया को थोड़ी सी मदद मिली, कुछ और तक मदद मिली। आपने देखा होगा कि इंडिया ने 3 विकेट जल्दी से निकाल दी थी उनकी। अब 3 विकेट जल्दी से निकालने के बाद में अचानक फिर मौसम अंधेरा होता गया, रात के अंदर थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, या नमी थी पिच के अंदर, वो बॉल ठप कितनी भी तेज़ मार रहे थे वो उठ ही नहीं रही थी बॉल। ना तो बाउंस मिल पा रहा था उसको, और ना ही उसको स्पीड मिल पा रही थी, और वो समझ में नहीं आ रहा था बॉलर के करे क्या। आपने देखा होगा कि बुमराह जहाँ पे कभी फास्ट बॉल करके उसके बाद में तो एक स्लोअर मार देता था, उस पर विकेट मिल जाती थी नॉर्मली। लेकिन अब यहाँ पे वो स्लो मार, तेज़ भी फेंक रहा था तो भी इतने आसानी से बैट पे आ रही थी कि वो क्या नाम है उसका, ट्रेविस हेड। और ट्रेविस हेड बंदा वो उसको जहाँ मर्जी मार रहा था, और दूसरा प्लेयर वो भी मार रहा था जहाँ मर्जी। तो वो मतलब लगा कि बॉलिंग कितनी कोशिश करने के बाद भी वो उसको बैट पे सही से आ रही थी, वो बैटिंग पिच बनती जा रही थी, जबकि वो शुरू के अंदर बॉलिंग पिच थी। और उसके बाद भी शुरू में इंडिया ने 3 विकेट निकाल दिए, 2 बुमराह ने निकाले और 1 उन्होंने, तो 1 शमी ने निकाला। अब उसके बाद में बॉलिंग, मतलब क्या बोलो कि जब बॉल उठ के ही नहीं आ रही। आपने देखा होगा कि जडेजा और कुलदीप यादव, उनको भी विकेट नहीं मिली। देखा आपने क्या हाल हुआ। जो 1 विकेट जो लास्ट की है ना, सिराज को मिली, वो भी, हाँ, वो वाली जो चौथी विकेट मिली, वो मतलब बॉल स्पिनर तो स्पिन के ऊपर, या बॉल की जो पिच की क्वालिटी है कि पिच टर्न करेगी तो बॉल टर्न करेगी। अब उन्होंने जो बॉल फेंक रहे थे धप, जो बॉल फेंक रहे थे धप, नीचे गिरा जा रही थी बॉल, बिल्कुल नीचे रह रही थी इतनी। हाँ, उसमें कुछ चमत्कार तब हो सकता था कि बॉल नीचे रहे और थोड़ी स्पीड रहे बॉल के अंदर, तब तो इंडिया गेम चेंज कर देता पूरी की पूरी। क्योंकि अगर तेज़ बॉल आ रही है और नीचे रह रही है तो बैट्समैन की मुसीबत हो जाती है, फिर तो किल्ले उड़ते इनके दबा के, क्योंकि ऊपर मारते शॉट, नीचे से किल्ला हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बॉल ही मॉइस्चर की वजह से या नमी की वजह से, जो हवा में पानी था या ज़मीन में गड़बड़ थी, भगवान जाने क्या किया उन्होंने, 2-3 बार मैच से पहले पानी डाल दिया। अब इसके पीछे बहुत सारे दूसरे रीज़न में मैं बात करूँगा उसके बारे में। अब वो पिच पे जैसे ही बॉल फेंकते बेचारे ढप हो जाती। अब वो ना तो स्पिन ले रही ना कुछ हो रही, दोनों के दोनों स्पिनर को भी पेल दिया उन्होंने। और ट्रेविस हेड 137 रनों के साथ में हीरो बन गए। अब वो हीरो बने हैं, लायक नहीं है, वो तुक्का भी लग सकता है एक बंदे का। और वो तमाम जो भारत ने ख़राब नहीं खेला, इंडिया ने नहीं ख़राब खेला, ख़राब पिच की वजह से। हम ये भी नहीं कह रहे कि यार चलो हम आप क्या हो कि नाचना आया आंगन टेढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया ने बहुत कोशिश करी थी, बहुत कोशिश की थी। इस जगह पे कोई भी टीम होती ना, अगर यही सिचुएशन उसको खिला देते पहले, अगर सेम सिचुएशन होती, ऑस्ट्रेलिया को पहले खिला देते, इंडिया बाद में खेलता, तो इंडिया भी जीत जाता इस मैच को। क्योंकि बैटिंग पिच बन गई थी, बाद में ये बैटिंग पिच में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद में जैसे मारा उन्होंने, बॉलिंग चली ही नहीं, बहुत कोशिश करी, नहीं चली बॉलिंग, पूरी जान लगा दी बेचारों ने, हेल्पलेसली। यू कैन सी विराट कोहली और रोहित शर्मा वगैरह कैसे रो रहे थे यार, लिटरली। आई थिंक द होल ऑफ इंडिया वाज ट्राइंग, एंड दिस इज नॉट अनयूजुअल। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अजीब बात है या कैसे है। भैया अपने देश को प्यार करते हैं हम लोग, हम जो अपने देश को प्यार करेगा, अपनी टीम से प्यार करेगा, इतनी मेहनत करी थी यार, लगातार 10 मैच तक जीते थे, 10 मैच लगातार जीते थे। आप देखो ना, टॉप परफॉर्मर्स कौन है उस पूरे के पूरे टूर्नामेंट के, हम लोग हैं। विराट कोहली लीडिंग बैटिंग एवरेज,
765 रन। और दूसरा वो तो ट्रेविस हेड तो बस कभी कभी कुछ बना दिया उसने, उसका स्कोर देखो कहाँ है। और बॉलिंग के अंदर शमी, फील्डिंग में भी हम बुरे नहीं थे, हाँ, लेकिन फील्डिंग उन्होंने भी अच्छी करी। जो जो उसका जो कैच पकड़ा था, रोहित शर्मा का जो कैच था, जो रिवर्स साइड में जाके, इस ट्रेविस साइड नहीं पकड़ा था ज़्यादा, उसने रिवर्स साइड में भाग के जिस तरह से कैच पकड़ा था, दैट वाज अमेजिंग। एंड कैचेस विन मैचेस, ये पुरानी कहावत है, ये हकीकत है कि जो ऐसे अमेजिंग कैच लोग तुलना कर रहे थे कपिल देव के 1983 के जो वर्ल्ड कप के मैच के अंदर, जो विविन रिचर्ड्स का भागते हुए बहुत दूर तक भागते हुए कपिल देव सर ने वो कैच पकड़ा था, और उसके बाद ऐसा रुख पलटा था उस मैच का कि इंडिया जीत गया था वो टूर्नामेंट, उसमें वर्ल्ड कप 1983 की बात है वो। तो अब ये देखते हो कि अब तमाम ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक और एंगल है इसका जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो सट्टेबाज हैं, बुकीज़ जो हैं, जो लोकल बुकीज़ भी हैं, ये चर्चा चलती रहती है लगातार इन चीज़ों के ऊपर कि भाई आखिर लोकल बुकीज़ क्या कहते हैं। लोकल बुकीज़ ने बोला कि भैया जहाँ पे इंडिया के लगातार इंडिया को 10 मैच जिताए उन्होंने, जिताने के बाद में अगर जो टीम इनविंसिबल काइंड ऑफ लगातार इतने सारे मैच जीत के अगर वो फाइनल में पहुंची है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर इंडिया वाले तो दीवाने होते हैं, तुम्हें पता है, पागल नहीं कहता मैं, दीवाने होते हैं। दे लव देयर कंट्री टू मच और इमोशनली अटैच है इंडिया से। तो वो लोग और पूरी दुनिया के लोग इस पर सबसे ज़्यादा पैसे लगाए, बुकीज़ कह रहे हैं। तो कह रहे सबसे ज़्यादा पैसे उसी पे लगेगा जिसके रेट मतलब लगेगा, चांसेस ज़्यादा हैं। तो इंडिया के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे। 10 वो क्या बोलते हैं मैचेस जीत के आए थे, लगातार 10 मैचेस जीत के आए थे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगा था। और ऐसे में अगर इंडिया को जिता देते वो बुकीज़, सट्टेबाज जिनको कहते हैं, अगर वो जिता देते तो फिर डबल पैसा देना पड़ता। अब वो कभी भी किसी भी मैचेस के अंदर जो मैच फिक्सिंग के आरोप लगते हैं उनके ऊपर कभी भी ये बुकीज़ से आम राय होती है कि जो टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है उसको हराते हैं वो, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं लोग, सबसे ज़्यादा पैसे लगाते हैं कि यही जीतेगा। सबको प्रॉबिलिटी यही लग रही थी। हमने इंटरव्यू भी लिया, लोगों के जनता से भी पूछे, सब ने बोला इंडिया ही जीतेगा, और सब पूरी दुनिया जानते थे कि इंडिया जीतेगा। और एज पर देयर परफॉर्मेंस पूरे जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक्चुअली दे वर प्लेइंग सुपर्ब क्रिकेट। तो आखिर उसके बाद कैसे एकदम से सारा रिवर्स हो गया, मैं उन तमाम जिन बातों के ऊपर भी मैंने डिस्कस किया है उनसे नहीं आ रहा, मैं अभी उस बात के ऊपर आ रहा हूँ कि बुकीज़ ने यह कहा है कि भाई जो टीम ज़्यादा मैच जीतती है उसको हरा दिया जाता है। अब मैं ना मैं किसी पनौती की बात कर रहा, ना मैं एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन की बात कर रहा अभी, ना मैं वेदर कंडीशन की बात कर रहा, ना पिच की बात कर रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैच फिक्सिंग की, क्या ये मैच फिक्स हो सकता है, पॉसिबल है। अब देखिए, अब मैं तो कोई कमेंट्री नहीं दे सकता इसके ऊपर कि हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो हैं, ये जो उनका कहना है बुकीज़ का, वो ये कहते हैं कि जिस पे सबसे ज़्यादा इंडिया पे मैच लगे थे उसने तो हार नहीं था। फिर भी हमने कोशिश करी थी यार कोई चांसेस है कि क्या इंडिया जीत सकता है इसके बाद भी, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि बहुत बुरी तरह मैच झुला झुलू के पूरे एंड तक उसको मैच को आगे पीछे कर करके टाइट मैच करके और कुछ रन से शायद इंडिया को जिता सकते हैं। वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर पैसे पूरे के पूरे मैच के दौरान वो सारे के सारे बिड्स जिन्होंने लगाई हुए वो कट जाए, मतलब हट जाते हैं लोग पीछे हट के, घबरा के यार हमारे पैसे डूब जाएंगे, पीछे हट जाते हैं, काट देते हैं उसको पहले। तो वो उस कंडीशन के अंदर कि ज़्यादा पैसे ना देने पड़े और पूरे के पूरे मैच में झुला झुलू के दोनों साइडों के दोनों तरफ, कभी ऑस्ट्रेलिया कभी इंग्लैंड कभी ऑस्ट्रेलिया कभी इंडिया, कभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया में करते करते आखिरी के अंदर कम पैसे देने पड़े तो फिर वो जिता सकते हैं बहुत कम अंतर से, 1 विकेट से या कुछ रन से, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। तो अब इसके ऊपर अगर आप बोलो कि यार ये तो बेकार की बात है, ऐसी कि तो सिर्फ भाषणबाजी और गप्पेबाजी है, तो मैं कि गप्पेबाजी से एक चीज़ पे आपको जो क्वेश्चन मार्क लग सकता है, उसमें आपने देखा होगा कि जो कमेंट्री बॉक्स है उसमें अचानक आज मतलब मैच के दौरान, फाइनल मैच के दौरान नयन मोंगिया बैठे थे। नयन मोंगिया को आपको याद होगा कि नयन मोंगिया का मैच फिक्सिंग के अंदर नाम आ चुका है और उनके ऊपर बैन भी लगा था, इनके ऊपर, नयन मोंगिया के ऊपर। और दूसरा प्लेयर जिस पे मैच फिक्सिंग का बैन लगा था, आपको पता है, श्रीशंत, वो क्या नाम था, श्रीशंत ही था, केरला का जो बॉलर था, उस पर भी लगा था ना बैन, आपको पता है। तो टॉवल लपेट के आगे लटका के भागते थे सारे, और फिर उस पर टॉवल आगे की तरफ लगाने पे भी बैन लगा था कि भैया आगे टॉवल नहीं लगाएंगे, जिससे कि आप बुकीज़ को इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई ये मैं ऐसा हो गया। उसका कोई मेथोडोलॉजी है जिसकी वजह से सांकेतिक भाषा की तरह टॉवल को यूज़ करते थे आगे की तरफ लगा के। लेकिन
उसके बाद में इस पर बैन लगा था कि टॉवेल आगे नहीं लगाएंगे या पीछे लगाएंगे। तो आपने देखा ज़्यादातर प्लेयर ने पीछे ही लगाया हुआ था, लेकिन कुछ प्लेयर ने आगे लगाया हुआ था। अब मैं नहीं कह रहा कि विराट कोहली ने आगे क्यों लगा रखा था, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन विराट कोहली की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट नहीं है किसी को भी, और ना मुझे है। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और भारत से प्यार के उसके अपने देश के साथ देशभक्ति के अंदर भी मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। हो सकता है वो वैसे ही लगा दिया उन्होंने, लेकिन हाँ, ये दोनों के दोनों नयन मोंगिया और श्रीसंत ने कब्जा कर लिया था कमेंट्री बॉक्स के ऊपर पूरी तरह से, जबकि वो पहले नहीं थे पहले मैचेस के अंदर वो। तो आप ये देखते हैं कि इसी से लोगों को लगा कि यार ये अचानक क्या है ये सब। तो हो सकता है कि मैच फिक्सिंग हो, मैच फिक्सिंग के बारे में तमाम बातें हम, लेकिन हम कह सकते हैं कि यार ये तो अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है कि हम नहीं खेल पाए। लेकिन आपने देखा दूसरी टीम भी नहीं खेल पाई, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितने वो चौड़े हो रहे ना उनके प्लेयर, और जो उनका एक प्लेयर तो उन्होंने देख रहे थे ड्रेसिंग रूम के अंदर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे पैर रख के, अगर मेरे पास फोटो होगा ना मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ, वर्ल्ड कप की अपनी ड्रेसिंग रूम के अंदर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी हुई थी टेबल पे, उस पर पैर रख रखा था ऊपर, उस पर पैर रख के लेटा हुआ अपना वो दिखा रहा था, वो अपनी वो फोटो खिंचवा रहा था। तो लोगों ने उसके ऊपर भी बवाल मचाया कि यार जो लोग कदर ही नहीं करते, जो लोग वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की कदर ही नहीं करते, उनको पता है ऐसे जीत गए वो लोग। तो जब उनको पता है जीत गए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कोई एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, आपने देखा होगा कि उनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं थी, और ये उनको अगर घमंड है तो अगर उन्होंने मेहनत करके वो ट्रॉफी ली होती ना, उसकी इज्जत भी करते हैं। उनको पता है कि वो मिल गई, क्योंकि इंडिया वेदर कंडीशन ऐसी बदल गई कि पिच ही सारी बिहेव उल्टा करने लगी। सॉरी फॉर अब्यूज, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसकी। लेकिन हाँ, जो पिच ही टेढ़ी हो गई, उसके अंदर क्या करोगे, उसके अंदर वो वेदर कंडीशन ही चेंज हो गई, बॉल ही पड़ के नीचे डप हो रही थी, बिल्कुल नीचे उठ ही नहीं रही थी, ना स्पिन ले रही थी, ना उठ रही थी, ना बाउंस ले रही थी, ना स्पीड आ रही थी उसके अंदर, ना स्पिन आ रही थी, ना बाउंस ले रही थी। तो करे क्या उसका बॉल का, और दिमाग ख़राब हो गया बेचारे। बहुत कोशिश करी उन्होंने, देखा कि ज़्यादातर प्लेयर मैच के बाद में रोते नज़र आए बेचारे। सिराज भी रो रहा था, और वो विराट कोहली भी रो रहा था, और आपके जो हैं रोहित शर्मा वगैरह, उनकी मिसेज, वो सब रो रहे थे यार, सारे के सारे, पूरा देश ही रो रहा था। मैं आई एम रियली सॉरी फॉर माई होल इंडिया दैट हम नहीं जीत पाए ये मैच। लेकिन यह है कि इस टूर्नामेंट के पूरे टूर्नामेंट के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो विनर इंडिया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैच जीते, सबसे ज़्यादा रन बनाए हमारे प्लेयरों ने, सबसे ज़्यादा विकेट ली। और इस हिसाब से वर्ल्ड कप का फाइनल है ना, एक मैच नहीं होना चाहिए, 3 मैच होने चाहिए। जब आप यार फालतू में इधर उधर इतने सारे टूर्नामेंट कराते रहते हो पूरे साल, यू नो 2 देशों की, 3 देशों की ट्रायंगल सीरीज़, ये वो इतने सारे मैच कराते रहते हो, फाइनल के अंदर उनमें 2-2, 3-3 मैच करते रहते हो कि भाई 2-3 मैच खेलेंगे, कोई 5 मैच खेलेंगे। अरे इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, फाइनल आप इतना पूरा टूर्नामेंट में कोई बंदा इतनी मुश्किल से फाइनल में पहुंचा है, उसके बाद में एक मैच के अंदर कोई, मान लो ये तमाम चीज़ें जिनके पर हम बात कर रहे हैं, अगर वो चीज़ ऐसी अगर होती है, कोई चीज़ अगर पिच ख़राब होती है, वैसे कंडीशन, तो किसी को किसी अच्छी सी बेस्ट टीम को भी आप एक मैच के आधार के ऊपर जज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट प्ले सो वेल। हम इंडिया से बेहतर तो नहीं खेला वो, ये तो श्योर है, उनको भी पता है कि इंडिया से बेहतर नहीं खेला। लीग मैचेस में जो पूरे के पूरे जो पहले जो मैचेस थे उससे पहले, फाइनल से पहले, सेमीफाइनल से पहले, उसमें इंडिया ने बहुत अच्छी तरह धोया था ऑस्ट्रेलिया को, बहुत अच्छी तरह से धोया था। तो उनको अच्छी तरह पता है कि उनकी टीम इंडिया से बेहतर नहीं है, और उनको ये भी पता है कि क्या हो गया पिच के अंदर, और ऐसा हो गया उनकी जो एक तुक्का लगना या गैम्बलिंग समझ लो, एक तुक्का लग गया उनका कि उन्होंने टॉस जीत लिया। अगर रोहित शर्मा ने टॉस जीता होता और इंडिया ने अगर बॉलिंग करी होती तो इंडिया आसानी से जीत जाता है इस वर्ल्ड को, बहुत ही आसानी से। अब आपने देखा होगा कि एक मैच किसी की भी प्रतिभा को जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी की मेहनत को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उन्होंने कितना हार्डवर्क किया, किस तरह से परफॉर्म किया, इसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता एक मैच के थ्रू। आपने देखा कि एक मैच था, उसमें न्यूजीलैंड ने 400 से ऊपर बनाए थे, 410 और 411 रन बनाने थे, और पाकिस्तान वो खेल तो रही थी सही से, 179 के करीब उनको चाहिए थे, 200 बन चुके थे उनके ऑल ओवर। बारिश के बाद में जब मैच शुरू हुआ तो वो डकवर्थ लुइस जो सिस्टम है उसके हिसाब से उनको बोला आप तो ज़्यादा बना चुके हैं, आप जीत गए, लो जी भैया। वो बेचारा न्यूजीलैंड सोच रहा होगा मैंने 400 रन खामा मारे। तो एक ये जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं त्रुटियाँ भी हैं इसके अंदर। मैं समझता हूँ कि जो फाइनल मैच है वर्ल्ड कप में खासकर 3 मैचेस का होना चाहिए, जो पता लगे बंदे का अच्छे से कि भैया बहुत मैच तो तुमने खेल लिए, सबको हरा दिया, सबको इतने दिन से खेल रहे यार, लगातार करीब 1 महीने से, और उसने पहले से भी पूरे कई 1-2 साल से लगातार इंसान कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, नए नए प्लेयर को ट्राई करते हैं, अलग अलग सीरीज़ में नए नए प्लेयर को ट्राई करते हैं कि वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम लेके जाए और हम वर्ल्ड कप जीते। आप देखा होगा आपने कितने साल से लगे हुए इंडिया,
कब से लगे हुए हैं, प्लेयर टू प्लेयर, प्लेयर टू प्लेयर। अब ये एक और गड़बड़, ये देखो, अब मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता कि देखो सूर्य कुमार यादव की जहाँ तक उसकी फॉर्म की बात है, सूर्य कुमार यादव पता नहीं बेचारा इतना अच्छा प्लेयर है। ये तो 360 डिग्री प्लेयर जो पूरी हर तरफ मार सकता है, वो किसी भी बॉलर को दुनिया के हर तरफ लगातार बेचारे की फॉर्म ही आउट है, उसके ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, विद ड्यू रिगार्ड्स टू हिज टैलेंट, लेकिन हाँ, हमें अगर वर्ल्ड कप जीतना तो इमोशन की बात नहीं है, हमें सूर्य कुमार यादव की जगह कोई और प्लेयर को ऐड कर लेना चाहिए था जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाता। अब ये सब डिबेट की बातें रह गई हैं, और क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव जब आपको पता लगा था नहीं चल रहा है, वो वनडे के अंदर नहीं चल रहा है, शुरू के अंदर भी नहीं चल रहा, तो आपको इतना प्रैक्टिकल तो होना चाहिए। इमोशन की बात नहीं है, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है कि जो टीम है वो की वही रखो। नहीं, नॉट नेसेसरी। अगर आप बेहतर कर सकते हो तो करा जा सकता है। और मोहम्मद सिराज भी, जो कि पिछले कुछ मैचेस के अंदर अच्छा नहीं खेल रहा था, उसके उनकी जगह पे ये बोला जा रहा था कि अश्विन को रखा जा सकता था इनकी जगह। वो एक बेटर बैट्समैन भी है, सिराज से ज़्यादा बेहतर बैट्समैन है। और हाँ, अगर इंडिया की स्पिन चलती तो वो एक एसेट होते हैं, और डेफिनेटली सिराज की जगह वो होते तो उन्होंने तो बहुत सारे रन बनाए हुए हैं, आपको देखा होगा। कई हज़ार रन बना चुके हैं अब तक, और कई शतक भी बना चुके हैं वो, और अलग अलग श्रेणी के उसके अंदर मैचेस के अंदर। तो अश्विन का तो अपना रिकॉर्ड है, वो बेहतर खेल सकते थे अगर इसी जगह अगर 30-40 रन और जुड़ जाते, और सूर्य कुमार यादव की जगह कोई इनफॉर्म प्लेयर होता। ये तो स्ट्रगल कर रहे थे बेसिकली, नहीं खेल पाए। वो एक मैच में चले थे इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा बहुत, बस बाकी मैचों में नहीं चले। आप रेपुटेशन के नाम पे मत चलो यार, आप प्लेयर की करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से चलो, क्योंकि आप कहते हो क्लास इज़ परमानेंट। भाई क्लास इज़ परमानेंट, आई एग्री, लेकिन फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मैचेस जीतने के लिए क्लास चल सकती है, चलो आप फिट कर दिया आज नहीं तो कल चल जाएगा, परसों चल जाएगा, लेकिन एक टूर्नामेंट को, एक वर्ल्ड कप को जीतने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको कंसिस्टेंट प्लेयर भरने चाहिए थे, उसमें जो लगातार परफॉर्म करते हो, ऐसे प्लेयर भरते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। आप देखते हो सूर्य कुमार यादव की जगह कोई दूसरा प्लेयर होता है और उसने अगर 25, 30, 50 इससे थोड़े से ज़्यादा रन बना दिए होते, क्योंकि ओवर तो मिले थे उसको बहुत सारे, करीब 12 ओवर के करीब मिले थे, 11-12 ओवर के करीब, 10-12 ओवर के करीब मिले थे। तो उसमें भी ये अगर कोई दूसरा प्लेयर होता है, इनफॉर्म प्लेयर होता है, वो 50 रन भी ठोक देता तो इंडिया का स्कोर, और अश्वनी होता सिराज की जगह, वो भी कुछ रन बना देता, तो आप सोचते कि उससे 300 के करीब पहुंच जाता, या 300 पार कर जाता ना इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे भी दम नहीं है जहाँ पे आप सोच रहे हो, लेकिन कि वो बना सकता किसी भी तरह से, पॉसिबल नहीं है, किसी मूवमेंट पे भी नहीं बना सकता। इस पिच के ऊपर चलो मानता हूँ कि डेड हो जाती पिच, लेकिन फिर भी एक एडवांटेज होता है, कैच तो हो ही सकते थे, कैच हो जाते, ऊपर फेंक देते, ला भी मार तो, लेकिन बहुत चांसेस थे। उस समय एक प्रेशर बनता, 300 रन के ऊपर पहुंच जाता तो प्रेशर बनता ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। प्रेशर इनमें 240 रन तो कुछ रन नहीं होता ना भाई, और खासकर वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी तो टूर्नामेंट खेल के आए। मान लिया कि वो इतनी अच्छी, इंडिया जितनी अच्छी टीम नहीं है, लेकिन वो भी 8 मैच तो जीते थे उन्होंने, हमने 10 जीते तो उन्होंने 8 जीते थे। तो फिर अब यही है कि अब क्या कह सकते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ये श्योर है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारा है। इंडिया बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वेदर कंडीशन और पिच का बिहेवियर है ना, उससे हार गया इंडिया, कुछ भी नहीं कर पाया, हेल्पलेस। कोई भी दुनिया की टीम होती है, उस जगह पे अगर पिच ऑल ऑफ ए सडन डिफरेंटली बिहेव करने लग जाए, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। ना बॉल ही नहीं पड़ रही है, आप बॉल करके देखो, कितनी कोशिश कर रहे थे वो लोग, आप देख रहे थे बॉल नीचे ढप, नीचे वो गीली थी मिट्टी, पता नहीं क्या था उस जगह पे। तो मोदी जी जाने, मोदी जी का स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम के अंदर जो टूर्नामेंट मैच का फाइनल हुआ, उसको भी नाम इन्होंने अपना नाम रख रखा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सरदार पटेल की कहाँ पे महानता, बेचारे हमारे देश के स्वतंत्रता संग्रामी इतने महान नेता थे, उनके नाम को चेंज करके जीते जी इन्होंने अपने नाम पे रख दिया। इन लोगों का ये बात करते हैं देशभक्ति की, चलो छोड़ो, अब इनसे कोई भी फालतू बोलना बेकार है इन लोगों के लिए। तो हम इसी के साथ हम ये कंक्लूड करते हैं, हम इसी के साथ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारा। इंडिया एक पिच के एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से हारा, वेदर कंडीशन की वजह से हारा, जिसकी वजह से पिच ऐसा बिहेव कर रही थी। उसके पीछे तमाम कयास लगाए जाने की सट्टेबाजों ने करा, किसने गीली करी ज़्यादा पिच, और डबल पानी किसने डाल दिया, सिंगल पानी डालना था, कितनी बार छिड़काव करना था, नहीं करना था, ये तमाम अपनी अपनी जगह टेक्निकल चीज़ें हैं। उसके अंदर आप देखते हो कि रवि शास्त्री जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। रवि शास्त्री जी वो भी थे उसके अंदर कमेंट्री बॉक्स के अंदर लगातार। अब रवि शास्त्री जी के ऊपर मैं क्या बोलूँ, वो एक मीडियोकर प्लेयर थे अपने टाइम पे, लेकिन इस समय सर्वा बने हुए हैं पूरे के पूरे BCCI के अंदर, हर जगह पे रवि शास्त्री। इज़ नॉट गावस्कर, इज़ नॉट सचिन तेंदुलकर, कुछ नहीं है। एक टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको टूर्नामेंट में बहुत सारे 2-4 उसने 50-50 बना ली थी, कुछ विकेट ले ली थी, बट एवरेज प्लेयर था पूरी ज़िंदगी में, एवरेज प्लेयर। लेकिन अब वो
हर जगह वही वही रवि शास्त्री छाया हुआ है। तो चलो हम इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। जो भी था, हमारे देशवासियों को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम ही जीते हैं। वो तो पिच बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा, आप आउट ऑफ कंट्रोल, तो आप क्या कर सकते हैं। उसमें तो हेल्पलेस थे यार, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं थी। कुछ पॉसिबिलिटी या तो उठा के उनके मुंह पे मार दो बॉल, या फिर जाके विकेट पे भी कहा जा रही स्पीड से जा ही नहीं रही थी, फुल टॉस विकेट पे मारते रहो, कोई तो बॉल मिस हो जाती, किल्ला उड़ जाता है। तो वो खैर तमाम एक बातें हैं जोक सपाट। जो भी हुआ कोई बात नहीं, हमारे तमाम प्लेयर को दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर आवर हीरोज़ एंड इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड आई लव माई कंट्री एंड आई लव इंडिया। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन जैसे एक मैच से आप डिसाइड नहीं कर सकते यार। हमने तमाम सारे मैच जीते हैं, हम ही विनर है। इंडिया इज़ अ विनर, द रियल विनर इज़ इंडिया। अब मैं बोलूँ उनके लिए कैसे बंदे हैं, वो पैर रख के ट्रॉफी के ऊपर। हमारे सचिन तेंदुलकर ने जब मैच जीता था पहले 2011 के अंदर, जो टूर्नामेंट जीता था, चूमते हैं उसको, सर आंखों पे लगाते हैं, इज्जत देना जानते हैं ट्रॉफी को। ये लोग तो पता नहीं कहाँ से हैं। ये लोग तो पैर रख के, बताओ, ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं उसके ऊपर। मैं क्लिप लगाऊंगा आपको, क्लिप नहीं है, फोटोग्राफ है मेरे पास, मैं लगा दूँगा। उसी के साथ कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।